ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आर्यन के कमजोर हाथ पांव और सुस्त आंखें देखकर धीरज को इस बात का यकीन था कि बलबीर सर आर्यन को कभी सेलेक्ट नहीं करेंगे। मगर ये रोहित की शर्त थी कि अगर धीरज को बलबीर सर से ट्रेनिंग लेनी है तो उसे आर्यन को अपने साथ ले जाना होगा। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। जैसे ही अनिका अपने स्वीट में वापस आई, उसने देखा हमेशा की तरह रिया अपने फोन में बिजी थी। वो बालकनी में बैठकर अपनी गेम के मजे ले रही थी। अनिका ने अपना पर्स सोफे पर फेंका और थक कर खुद भी सोफे पर गिर गई। अभी वो रिलैक्स कर ही रही थी कि उसके पर्स में फोन बजने लगा। अनिका इतनी थकी थी कि उसके बगल में पड़ी पर्स में से फोन निकालना भी उसे मुश्किल काम लग रहा था। जैसे तैसे उसने फोन निकाला और बिना देखे कि किसका फोन है, उसने फोन उठाकर कान में लगा लिया। फोन उठाते ही सामने से जोर जोर से एक 65-70 साल के बुजुर्ग की आवाज आने लगी। कब तक प्रैक्टिस से भागती फिरोगी? तुम्हारा ये आलसीपन बिल्कुल नहीं चलेगा। देखो, सुधर जाओ। जोर से आती आवाज अनिका के कानों में चुभ रही थी। उसने फोन का स्पीकर कान के पास से हटाया और कहा, बलबीर सर प्लीज चिल्लाइए मत, मैं बहुत थक गई हूँ। और हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास टाइम भी तो होना चाहिए। आपको पता है कि मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ। फोन पर थोड़ी देर खामोशी रही, फिर सामने से बलबीर सर की आवाज आई। तो फिर एक काम करो, तुम्हारी बेटी रिया को ही मेरे कैंप में भेज दो। तुमसे बेहतर तो रिया मेरी स्टूडेंट बन सकती है। मैं उसे अपना शागिर्द बना लूंगा और फिर मेरे बाद ये ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट कैंप का नाम वो आगे बढ़ाएगी। हाँ, यही सही रहेगा। तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं रख सकता मैं। बलबीर सर का मार्शल आर्ट में एक बहुत बड़ा नाम था। उम्र के साथ साथ उनका स्वभाव थोड़ा सा गुस्से वाला हो गया था। उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती कि उनके बाद उनके ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट कैंप का क्या होगा। उनका पूरे दिल्ली में सिर्फ एक ही राइवल था, वो था पिलर ग्रुप के सुखबीर पाजी। और बलबीर पाजी ये कभी नहीं चाहते थे कि उनके होते हुए या उनके बाद सुखबीर का अखाड़ा उनके अखाड़े से ज्यादा नाम करे। अपने उसी गुस्से और तेवर में बलबीर सर ने अनिका से फोन पर कहा, अगर तुम्हारा बेटा मिल गया हो तो उसे भी साथ लेकर आना। मार्शल आर्ट लड़कों को ज्यादा सूट करता है। मैं उसी को अपना वारिस बना लूंगा। अनिका ने एक लंबी उबासी भरी और सोफे पर लेटे लेटे दोनों हाथों से बदन तोड़ते हुए बोली, हाँ, क्या ब्रह्मपुत्र एकेडमी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आपको 6 साल के बच्चों का सहारा लेना पड़ रहा है। भले ही अनिका ने ये बात मजाक में कही थी, मगर बलबीर सर ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया था। बहुत ही गंभीर आवाज में उन्होंने अनिका को जवाब दिया, ये नौबत आई किसकी वजह से है जानती हो? तुम्हारी वजह से। मेरी किस्मत खराब थी कि मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपना शागिर्द बनाया, मगर तुम एक नंबर की आलसी निकली। मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और उस सुखबीर को देखो कैसे माथा ऊंचा करके रोज मुझे टशन देता है। हमारी एकेडमी का कोई स्टूडेंट उनके एकेडमी के स्टूडेंट्स का मुकाबला ही नहीं कर सकता। अरे एक टाइम था जब वो पिलर एकेडमी वाले हमारी एकेडमी के बच्चों से इतना डरते थे कि कभी रास्ते में मिल जाए तो वो अपना रास्ता बदल लेते थे। और आज हालात बिल्कुल उल्टे हो गए हैं और ये सब तुम्हारी वजह से। अनिका बेटा, अगर थोड़ा सा वक्त निकाल कर तुम आ सको तो आ जाओ, तो हो जाए एक एक हाथ उनके स्टूडेंट्स के साथ। मुझे पता है कि तुम ही हो जो उन्हें मजा चखा सकती हो। अनिका जानती थी कि बलबीर पाजी की उम्र अब ढलने लगी थी और इसलिए बदले की भावना उनमें अब कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। अनिका ने उन्हें प्यार से समझाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने कहा ना आपसे, मैं नहीं लड़ सकती। ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही मुझे इंटरेस्ट है। बलबीर सर अनिका पर गुस्सा करें इससे पहले अनिका ने उन्हें कहा, मगर हाँ, मैं रिया को आपसे मिलने जरूर ले आऊंगी। ये बात सुनते ही बलबीर सर का गुस्सा जैसे एकदम से गायब हो गया। उन्होंने अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए अनिका से पूछा, कब और कितने बजे आ रही हो? मैं किसी को भेज देता हूँ तुम्हें रिसीव करने के लिए। अनिका हंसते हुए बोली, बलबीर सर, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद आ जाऊंगी रिया को लेकर। अनिका ने बलबीर सर को वो कब और कितने बजे आने वाली है ये बताकर फोन रख दिया। थकान के कारण अनिका को लगा अगर वो गर्म पानी से नहा लेगी तो शायद उसकी थकान थोड़ी कम हो जाए। उसने पास ही रखा पानी का जग उठाकर गिलास में पानी डाला और पानी पीते हुए बेडरूम में शावर लेने चली गई।
जैसे ही अनिका बाथरूम के अंदर गई, रिया ने अपने कान के हेडफोन निकाले और दौड़कर मेन डोर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने अपना हेडफोन फिर से पहन लिया। रिया, सनी और आर्यन कॉन्फ्रेंस कॉल पर एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। रिया बहुत अलर्ट थी। उसने ना सिर्फ अपने स्वीट पर नजर रखी थी, बल्कि रोहित के स्वीट पर भी उसकी नजर थी। ऐसा लग रहा था जैसे रिया किसी बड़े जासूसी मिशन पर बाहर निकली हो। तभी उसकी हेडफोन में आर्यन की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने रिया से कहा, रिया जल्दी छुप जाओ, डैडी बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही रोहित ने दरवाजा खोला, रिया जल्दी से स्टेयरकेस में जाकर छुप गई। बाहर निकलते ही रोहित ने देखा, कॉरिडोर में कोई नहीं था। शायद रोहित को बाहर किसी की आवाज सुनाई दी थी और चेक करने के लिए उसने अपनी स्वीट का दरवाजा खोला। जब उसने देखा कि बाहर कोई नहीं था, तो वो दरवाजा बंद करके फिर से अपने स्वीट में जाने लगा। तभी उसे अपने दरवाजे के बाहर एक नोट मिला। उस नोट में लिखा था, मीट मी इन माई रूम इन सम टाइम, प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। रोहित ने सरप्राइज होकर यहाँ वहां देखा और इससे पहले कोई उसे नोट पढ़ते हुए देखे, वो अंदर चला गया। रिया ने जोर से फोन पर कहा, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। सनी, जो इस वक्त होटल की लॉबी में बैठा था, उसने कॉन्फ्रेंस कॉल पर रिया और आर्यन से पूछा, क्या तुम दोनों ने वो दवाई उन दोनों को पिला दी थी? रिया ने कहा, हाँ, मैंने पानी के जग में वो दवाई मिला दी थी। आर्यन ने कहा, हाँ, मैंने भी यही किया और डैड ने उसे पी लिया। तभी रिया ने बड़ी उत्सुकता से सनी को पूछा, मगर चाचू ये तो बताइए, उस दवाई में था क्या? सनी ने आर्यन और रिया को चुप कराते हुए कहा, बच्चे ऐसे सवाल नहीं पूछा करते। तुम बस इतना जान लो कि उस दवाई से दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार जाग जाएगा। भैया अनिका जी की ओर खींचे चले जाएंगे। वो चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। बस तुम दोनों प्रार्थना करो कि दवाई का असर जल्दी शुरू हो जाए। ये कहकर सनी ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में चला गया। उसने 23rd फ्लोर का बटन दबाया। रोहित अपने स्वीट में बेचैन होकर घूम रहा था। उसे इस नोट का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। क्या अनिका इस वक्त उसे अपने स्वीट में इनवाइट कर रही थी? रोहित को अनिका का बिहेवियर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। कभी ऐसा लगता था कि उसे रोहित में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो कभी वही लड़की आर्यन से मेल जोल बढ़ाती है और आर्यन को ये कहती है कि वो उसे माँ बुलाए। और आज उसके दरवाजे पर मिला ये नोट। दरअसल रोहित को जो दवाई उसे बिना पता चले उसके पानी में मिलाई गई थी, वो उसके दिमाग पर असर दिखाने लगी थी। अनिका का खूबसूरत चेहरा रोहित की नजरों के सामने से हट नहीं रहा था। रोहित के अंदर अनिका को मिलने की तड़प बढ़ने लगी। रोहित ये भी जानना चाहता था कि इस तरह रात को अपने कमरे में इनवाइट करने के पीछे अनिका का क्या मकसद हो सकता था। वहां अनिका जब बाथरूम में शावर ले रही थी, तब उसे बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने बाथरूम से चिल्लाकर पूछा, रिया, क्या तुमने कुछ गिराया? जब कोई आवाज नहीं आई, तो उसने शावर बंद करके बाथरूम पहन लिया। अनिका बाथरूम से बाहर आई। उसने देखा कि बेडरूम में तो कोई नहीं था। उसे लगा शायद रिया हॉल में कोई शैतानी कर रही होगी। जब वो लिविंग रूम में आई, तब उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने देखा लिविंग रूम के सोफे पर एक आदमी बैठा था। अनिका रोहित को अपने कमरे में देखकर हैरान रह गई। रोहित सोफे पर से उठकर अनिका को कुछ कहने जाता, उससे पहले उसकी नजर अनिका पर पड़ी। अभी अभी शावर में से निकलने की वजह से अनिका के गाल एकदम लाल थे। उसके बाल गीले थे। रोहित की नजर सरकती हुई अनिका की कमर पर गई। अनिका ने बाथरूम को कमर से कसकर बांधा था, जिससे उसके शरीर के कर्व्स रोहित को साफ नजर आ रहे थे। ये देखकर रोहित ने अपनी नजर और झुका दी और उसकी नजर अनिका के पैरों पर पड़ी। एड़ियों से लेकर पैरों की उंगलियों तक बिल्कुल दूध से सफेद अनिका के पांव देखकर रोहित का गला सूखने लगा। रोहित को दिए गए ड्रग की वजह से और अनिका की खूबसूरती की वजह से रोहित अपना कंट्रोल खोने लगा था। हालांकि रोहित एक जेंटलमैन था। उसने अपने आप पर कंट्रोल रखा। वो हिचकिचाते हुए अनिका के पास गया और उससे पूछने की कोशिश करने लगा, आखिर अनिका ने इस तरह उसे यहाँ क्यों बुलाया था। मगर रोहित कुछ साफ साफ बोल पाए उससे पहले अनिका की महक ने रोहित को और आकर्षित किया। रोहित को इस तरह पास आते देख अनिका बेहद घबरा गई थी। वो अपने कदम पीछे ले जा रही थी, मगर बड़ी हिम्मत से वो रोहित का सामना भी कर रही थी। उसने रोहित से कहा, देखिए मिस्टर मारवा,
आप यहाँ इस वक्त नहीं हो सकते। इस तरह आप मेरे कमरे में कैसे आ सकते हैं? देखिए, आगे मत बढ़ना, मैं कह देती हूँ। रोहित को खुद को खबर नहीं थी कि कब उसके कदम अनिका की ओर बढ़ने लगे थे। रोहित ने अनिका को अपनी उंगली अपने होठों पर रखकर 2-3 बार इशारे से चुप करवाने की कोशिश की, मगर जब अनिका चुप नहीं रही तब अनजाने में ही रोहित ने अपने होंठ अनिका के होठों पर रख दिए। अनिका के होठों को चूमते ही रोहित गहरी सांसें लेने लगा। अनिका अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन रोहित का मजबूत शरीर अनिका के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। तभी अनिका ने रोहित की टांगों के बीच में जोर से एक लात मारी। रोहित उसी पल घुटनों के बल नीचे गिरा। अनिका अपने आप को छुड़ाकर दूर जाने लगी। रोहित तुरंत अपने आप को संभालते हुए अनिका से कहने लगा, इस तरह मुझ पर हमला करने का क्या मतलब है? खुद ही इस तरह रात को मुझे अपने कमरे में बुलाती हो और फिर ये सलूक। What is wrong with you? रोहित के मुंह से ये सुनने के बाद अनिका ने चीख कर रोहित से कहा, What is wrong with you, मिस्टर मारवा? आप जानते भी हो आप क्या कर रहे हो? रोहित ने एक हाथ से अनिका का एक हाथ पकड़ने की कोशिश की। तभी अनिका ने कराटे का एक दाव लगाते हुए रोहित के हाथ को पछाड़ दिया। रोहित ये देखकर सरप्राइज हो गया कि अनिका कराटे के इतने अच्छे दाव पेच जानती थी। रोहित भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने भी अनिका पर कराटे का एक दाव आजमाया, लेकिन दाव लगाते वक्त उसे इस बात का ख्याल रखना था कि अनिका को चोट ना लगे, मगर अनिका ने इसे अपने ऊपर एक शारीरिक हमले की तरह लिया था। अनिका ने उल्टा दाव खेलकर रोहित को इस बार सीधा जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही रोहित फुर्ती से फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अनिका की किक को रोकते हुए उसने अनिका को सोफे पर धकेल दिया। अनिका सोफे के पीछे जाकर गिरी और साथ ही सोफा अनिका के ऊपर जा गिरा। सोफे पर लगी हुई कुशनिंग की वजह से अनिका को चोट नहीं लगी, मगर सोफे के नीचे से निकलते हुए अनिका ने इस बार दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए रोहित के गले पर एक जोरदार हमला किया। हमले से 2 सेकंड के लिए रोहित लड़खड़ा गया। रोहित को पता नहीं था कि उसका लड़खड़ाना हमले से ज्यादा उसे दी गई नशीली दवाई की वजह से था। अनिका इस बार फोन की तरफ दौड़ने लगी। उसने सोचा सिक्योरिटी को बुलाने में ही भलाई है, मगर जैसे ही अनिका फोन को उठाती रोहित ने पीछे से अनिका का बाथरोब पकड़ लिया। अनिका आगे जाने की कोशिश कर रही थी और एग्जैक्टली अनिका का बाथरोब रोहित के हाथ में आ गया। इससे पहले कि रोहित को किसी बात का एहसास हो, अनिका बालकनी के पर्दे के पीछे छुप गई। उसने पर्दे से अपने शरीर को ढक लिया। रोहित नशे की हालत में समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अनिका और रोहित थोड़ी देर तक एक दूसरे को बस तेज सांसें लेते हुए देखते रहे। कुछ देर बाद अनिका को भी इस बात का एहसास हुआ कि उसके भी कदम लड़खड़ाने लगे थे। उसे इस बात का डर था कि कहीं उसके हाथ से पर्दा सरक ना जाए। बालकनी के पास की टेबल पर अनिका की एक लॉन्ग जैकेट पड़ी थी, मगर उसे लेने के लिए अनिका को पर्दे से बाहर निकलना पड़ता। अनिका ने रोहित से कहा, तुम उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, मुझे मेरी जैकेट तक पहुंचना है। रोहित, जो अभी भी नशे की हालत में था, उसने बिना सोचे समझे अनिका से कह दिया, अगर मैं तुम्हारी ऑफर ना मानूं तो? अनिका ने गुस्से में रोहित को जवाब दिया, तो इतना समझ लेना कि तुम इस रूम के बाहर जिंदा नहीं जा पाओगे। एक लड़की के मुंह से ऐसी धमकी सुनकर रोहित को महसूस हुआ कि उसे अपने आप को अब संभालना चाहिए। रोहित जब अनिका की ओर पीठ करके खड़ा हुआ तो अनिका धीरे से पर्दे से बाहर निकली और उसने अपना लॉन्ग ओवरकोट पहन लिया। कोट पहनते वक्त अनिका की नजर रोहित पर गड़ी हुई थी। उसने देखा कि रोहित के पांव लड़खड़ा रहे थे। तब अनिका ने रोहित से कहा, अच्छा तो तुम्हें भी किसी ने ड्रग किया है? अनिका की ये बात सुनकर रोहित हैरानी से अनिका को देखने लगा।